दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस क्लब। तो आज हम लोग आए हैं बिहार पुलिस का सेट लगाने के लिए। जैसा कि पिछला वीडियो जो हमारा आया है, जो कल अपलोड हो गया था, आपने देखा होगा संविधान सभा का, जिसमें मेरे दोस्त ने बोला था कि हम लोग अब बिहार पुलिस का जो एसआई का एग्जाम आया है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम लोग सेट स्टार्ट करेंगे। मैं सेट का पहले बता देता हूँ कि सेट का क्या क्या रहेगा। तो हम लोग जो सेट मारेंगे उसमें जो सेट रहता है 100 मार्क्स का, उसमें मैं सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस से रिलेटेड होते हैं, उसको मैं जो 50 क्वेश्चन जो रहेगा जीके जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसमें मैं 2 पार्ट में करके बनाऊंगा। क्यों 2 पार्ट में दोस्तों? मैं एक साथ 50 ही बना सकता, बट 2 पार्ट में क्यों? पहला चीज तो वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं 25-25 क्वेश्चन करके 2 बार बनाता हूं तो मैं जो 25-25 जो क्वेश्चन दोनों है उसको मैं अच्छे से डील कर पाऊंगा। तो इसी उद्देश्य से मैं क्या कर रहा हूं, 25-25 क्वेश्चन करके एक सेट का 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले 1 से 25, फिर 25 से 50, इस तरह से एक सेट का 2 अपलोड होगा। तो उसमें क्या होगा कि मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा, उस क्वेश्चन में जो उसका आंसर होगा वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ जो उससे रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर अदर फैक्ट्स जो उससे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता है, आमतौर पे आता है क्वेश्चन, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो ये हो गया आज हम लोग का क्वेश्चन का सीरीज। तो ज्यादा लेट किए बिना हम लोग चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस की सेट को मारने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ऑप्शन है दोस्तों कोलडीहवा से, लहुड़ा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा लहुड़ा देव से। यहां से क्या है कि लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के मध्य तक इसमें कृषि हुआ करती थी। किसकी? चावल की कृषि हुआ करती थी। और इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से? लहुड़ा देव से। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं चावल के, वो कहां से? लहुड़ा देव से हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है क्या? ऑप्शन है 4 प्रकार के दोस्तों, मृतभांड, लिपि, नगर योजना, तांबा। इसका आंसर होगा दोस्तों मृतभांड। मृतभांड क्या होता है दोस्तों? मृतभांड एक तरह से समझ सकते हैं मिट्टी का बर्तन होता है दोस्तों। मिट्टी का बर्तन जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता था, उसमें काले रंग का हुआ करता था और इस पे लाल रंग का चित्रकारी किया जाता था। जबकि आप आर्यों में आएंगे तो ये धूसर रंग का हुआ करता था और इस पे इसी रंग का चित्रकारी भी की जाती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? मृतभांड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है दोस्तों 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। इसका आंसर होगा 9वां। 9वां मंडल किसके लिए समर्पित है दोस्तों? सोम के लिए समर्पित है। इस मंडल में कितनी ऋचाएं हैं? तो 114 ऋचाएं हैं दोस्तों। अगर ऋग्वेद में पूछ दे तो 1028 ऋचाएं हैं टोटल दोस्तों। और इसके अलावा भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे तीसरे मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की चर्चा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें कि कैसे कैसे अलग अलग मंडल के बारे में। तो जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 9वां मंडल। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, ईसाई या वैष्णव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बौद्ध। त्रिपिटक संबंधित किससे है दोस्तों? तो बौद्ध। बौद्ध में आपको पता होगा 3 प्रकार की पुस्तक है जिन्हें त्रिपिटक भी कहा गया है। तो 3 प्रकार की पुस्तक कौन कौन है? इसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्य पिटक। तो विनय पिटक में रूल लिखे गए हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के लिए। सुत्त पिटक में जो सुत्त पिटक है उसमें सारा चीज लिखा गया है, जो बौद्ध द्वारा दिए गए उपदेश हैं वो लिखे गए हैं। और अभिधम्य पिटक में जो एक तरह से मौलिक कर्तव्य हो सकते हैं जो बौद्ध को निभाने चाहिए, जो बौद्ध से रिलेटेड है उनको, तो उनके बारे में लिखा गया अभिधम्य पिटक में। तो 3 प्रकार के पिटक थे दोस्तों, बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? ऑप्शन है इसके दोस्तों 12 अंग, 12 उपांग, 14 उपपूर्व और 14 पूर्व। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 14 पूर्व। इसमें आपको जैन धर्म में पता होगा कि इनके 24वें तीर्थंकर जो थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी,
इनके द्वारा जो उपदेशों को लिखा गया है एक किताब में, उस किताब का नाम है 14 पूर्व। और इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि जैन धर्म जो है, इस जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभ देव, जिनकी चर्चा ऋग्वेद में भी है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप दोस्तों। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? ऑप्शन है अकबर, जैन उल ओबेदीन, हुसैन शाह साकी और मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर होगा दोस्तों जैन उल आबेदीन। जैन उल आबेदीन ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था दोस्तों, और इसे एक और नाम जैसे जाना जाता है जैन उल आबेदीन को। बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे कि अकबर मतलब कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर दोस्तों कहा जाता है जैन उल आबेदीन को दोस्तों। क्यों कहा जाता था दोस्तों? बहुत मित्रता स्थापित किया हुआ था, सबसे अच्छा से काम करता था, जनता को खुश रखता था, इसलिए कश्मीर का अकबर भी से कहा गया है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कबीर के शिष्य थे, कबीर शिष्य थे किसके? तो पहला ऑप्शन है चैतन्य, रामानंद, रामानुज या तुकाराम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रामानंद। एक्चुअली रामानंद के 12 शिष्य थे दोस्तों। 12 शिष्य में जो सबसे प्रमुख शिष्य थे वो थे कबीर। तो कबीर जो थे वो सबसे प्रमुख शिष्य थे, और कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो खानवा का युद्ध, ऑप्शन राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले जान लीजिए खानवा का युद्ध हुआ कब यार। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था ये खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च। 17 मार्च कब? 1527 को। किसके किसके बीच में? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा हार गए थे और बाबर जीत गया था, और मुगल वंश की मुगल सत्ता का स्थापना किया था बाबर ने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह की मृत्यु हुई कब? ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी दोस्तों, और यहाँ क्वेश्चन है शेर शाह की मृत्यु हुई कहाँ? आगरा, कलिंजर, रोहतास, सासाराम। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसकी मृत्यु हुई थी कलिंजर में। एक्चुअली ये जब 1540 में बाबर को हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं सत्ता छोड़ के भाग जाता है इंडिया से बाहर, तो अपना सूर वंश का स्थापना करता है कौन? ये शेरशाह सूरी, सूरवंश की स्थापना करते हैं। और इसी बीच में ये कलिंजर नाम का जगह है, 1545 में इसने कलिंजर पर आक्रमण किया, इसे जीत लिया, बट उसी जीत के मध्य में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों बारूद के गोले से, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और ये कलिंजर में मर जाता है। जबकि इसका मकबरा कहाँ बना हुआ है दोस्तों? सासाराम में इसकी मकबरा बना हुआ है। तो इसके बारे में एक कथन भी कहा जाता है, बहुत फेमस कथन है कि दोस्तों कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये कहा था किसने? शेरशाह सूरी ने कहा था। यही बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसने कहा या किसके लिए कहा गया? तो शेरशाह सूरी के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक को एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अकबर। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है। क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि अकबर का जो सत्ता थी वो काफी फैली हुई थी, और वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। वो किसी धर्म में अंतर नहीं रखा करता था कि ये हिंदू या मुस्लिम या किसी, कोई अंतर नहीं रखा करता था। तो इसके समय क्या किया गया था? एक नियम बनाया गया था, उस नियम को मतलब सबके लिए लागू किया गया था। उसमें किसी का अंतर नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सबके लिए कानून सेम होगा। तो इसी कारण इसे प्रबुद्ध निरंकुश भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बनारसी, बलिया या गोरखपुर? अब बताइए दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ये गवर्नर जनरल बन के भारत आया था। कब आया था? 1786 से आया और 93 तक रहा। ठीक है दोस्तों, 86 से आया और 93 तक रहा। और इसने कुछ चीजें स्टार्ट की थी, जैसे स्थायी बंदोबस्त कर सकते हैं, स्टार्ट की थी इसने, स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट की, और इसने पुलिस की स्थापना की, इसने IAS
जो सिविल सर्विसेज अभी होती है उसकी भी स्थापना की, इसके जनक कहा गया है इसको। तो इसने उस समय स्थापित कर, जब 93 में चला गया उसके बाद फिर से भारत में गवर्नर बन के आया था दोस्तों, ये कम को पता होगा। ये कब आया था? 1805 में ये गवर्नर बन के आया था भारत में। उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात इसको गाजीपुर में दफना दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1805 में इसको दफना दिया जाता है और ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसका कब्र भारत में है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। 1857 ईस्वी के विरोध में कौन संबंध नहीं था? अब कौन संबंधित नहीं था इसमें? तो इसका ऑप्शन क्या है? कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्ला, या फिर बेगम हजरत महल, या उधम सिंह। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका आंसर होना चाहिए उधम सिंह, क्योंकि सबको पता है कि 1919 का जो जलियांवाला कांड हुआ था उसके विरोध में उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर माइकल ओ डायर को मार दिया था। और बाकी ये सब तो कुंवर सिंह बिहार से थे, मौलवी ये फैजाबाद से थे और बेगम हजरत महल लखनऊ से थी 1857 की क्रांति में। आगे पढ़ते हैं। 1857 के विरोध के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विलाप हुआ, मतलब कौन सा आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ? ऑप्शन है दोस्तों नील, संथाल, पावना या सन्यासी। तो इसका आंसर क्या तेरा का? तेरा का आंसर होगा क, नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो नील विद्रोह जो हुआ था 1859 से 60 तक विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह के दो प्रमुख नेता थे, एक थे दिगंबर विश्वास और एक इनके ही भाई थे विष्णु विश्वास। तो इन दोनों भाइयों ने ये आंदोलन शुरू किया था नील फैक्ट्री जो थे उसके मालिकों के विरुद्ध, कि वो उनका हनन कर रहे हैं, कम वेतन दे रहे हैं, काम ज्यादा करवा रहे हैं, इसके विरुद्ध। तो नील विद्रोह 1859 से 60, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन है पटना, कलकत्ता, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन, इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अखिल भारतीय किसान सभा है, इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो अप्रैल 1936 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था दोस्तों। कब हुआ? 36 में पहला हुआ था लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष ये थे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो याद रखिएगा दोस्तों, कब हुआ था? अप्रैल 1936 में। कहाँ? लखनऊ में हुआ था दोस्तों। अब 15 नंबर क्वेश्चन। कौन सा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? अब कौन से सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको पता होगा गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब कब? तो याद कीजिए दोस्तों, पहले हुआ था 30, 31 और 32 में दोस्तों, तीनों सम्मेलन हुआ था, जिसमें से सेकंड में कांग्रेस में भाग लिया था किसने? महात्मा गांधी ने भाग लिया था। किस जहाज से गए थे? तो राजपूताना नाम का जहाज था, राजपूताना नाम से जहाज से ये गए थे महात्मा गांधी और वहां पे इन्होंने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन आता था दोस्तों कांग्रेस ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय में। और पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया? तो तीनों में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति का क्रम सही है? अब राष्ट्रपति के क्रम के हिसाब से देखना है तो देखेंगे ऑप्शन। देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसमें सब में देखिए नीलम संजीव रेड्डी प्रथम पे है दोस्तों। और वीवी गिरी का आपको शासनकाल याद होगा कि वीवी गिरी का जो शासनकाल था वो कब से कब था? तो आपको पता होगा 1969 से 1974 तक वीवी गिरी के शासनकाल थे राष्ट्रपति का। तो उसके बाद आए थे कौन? उसके वीवी गिरी के बाद आए थे नीलम संजीव रेड्डी। तो इनके बारे में, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में एक बात जान लीजिए कि जो नीलम संजीव रेड्डी जो थी, ये नीलम संजीव रेड्डी, वैसे इसका आंसर एक होगा, मगर जो नीलम संजीव रेड्डी थी एकमात्र राष्ट्रपति थी जो निर्विरोध जीती थी। मतलब जो जब इलेक्शन हो रहा था इनके विरोध में कोई और नेता था ही नहीं, तो निर्विरोध निर्वाचित हुई थी कौन? नीलम संजीव रेड्डी। और उसके बाद कौन आए थे? के आर नारायण। इनके बारे में जान लीजिए। के आर नारायण जो थे ये एक जो पहले जो अनुसूचित जाति से राष्ट्रपति बनने वाले
पहले अनुसूचित जाति से राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? के.आर. नारायण। और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो जानते ही होंगे दोस्तों, मिसाइल मैन के रूप में इन्हें जाना जाता है भारत का। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पहला वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, के.आर. नारायण और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त हैं? तो इसका ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर होगा 8 दोस्तों। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल तो 8 हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो भारतीय जनता दल, भारतीय जनता बीजेपी है दोस्तों, कांग्रेस है, भारतीय बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल पार्टी। ये 8 प्रकार के राष्ट्रीय दल है, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जैसा कि पता होगा कि 1950 को हमारा संविधान रेडी हो गया था और इनमें प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन है 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। ये संशोधन कब हुआ था? 1951 को हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जैसे कि मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूची हैं दोस्तों और वर्तमान में 12 अनुसूची है दोस्तों। ये हमारा पॉलिटी का वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपने हमारा पॉलिटी का वीडियो अभी नहीं देखा होगा तो उसमें जाके देख लीजिए, पॉलिटी के वीडियो में आपको मिल जाएगा सारा चीज। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो ये सब स्टैटिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब याद करने वाला चीज है। तो कौन सा ऑप्शन है उसका? गोकुलनाथ बनाम पंजाब सरकार। इसमें क्या हुआ था? इसमें सरकार की एक पीठ बैठी थी, मतलब पीठ मतलब होता है एक दल, सदस्यों का दल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के। तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 11 सदस्यों का एक दल बैठा था। उसमें 6:5 रेशियो में वोटिंग हुआ था और इसमें कहा गया था कि संसद सिर्फ संविधान की प्रक्रिया को देख सकता है। जैसे कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन लिखा गया, आपको सबको पता होगा। बट आर्टिकल 368 में है क्या? आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों। ये नहीं है कि संविधान संशोधन संसद कर देगा, प्रक्रिया बताया गया कि इस तरह से होगा दोस्तों। तो इस तरह से क्या किया था, जो पीठ थे उसने कहा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेगा, ये इसके अंदर नहीं है, इसको सीमित किया था। इसको किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। अब आगे 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? आर्टिकल 355, 56, 52, 60। 4 आर्टिकल दिया गया दोस्तों। इसमें से आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, 52, 56, 60 में तो उपबंध है, आपात उपबंध है, और 355 में ये लिखा गया है कि राज्य जो होंगे, जो केंद्र होगा, वो उसके अंतर्गत राज्य सरकार का दायित्व, केंद्र सरकार का दायित्व होगा कि वो बाह्य आक्रमण से आंतरिक अशांति राज्य की रक्षा करे। मतलब जो बाहरी आक्रमण होगा या आंतरिक अशांति होगी उसकी रक्षा करे राज्य की। किस? कौन? केंद्र सरकार। आर्टिकल 355। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से दोस्तों? पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत या पंजाब? तो इसका आंसर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी। आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे डीप में तो पता चलेगा आपको कि सबसे पहले बी.आर. अंबेडकर का जो चुनाव हुआ था वो बंगाल से ही हुआ था दोस्तों। बट आजादी के बाद जब बंगाल पाकिस्तान में चला गया था, जो अभी वेस्ट थी बांग्लादेश है दोस्तों, पहले बंगाल हुआ करता था, वो पंजाब में पहले भाग था, पंजाब का भाग था। तो उसमें अब इनको चाहिए था कहीं से इनको इलेक्शन लड़ना था और जीतना था। तो इन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी से इलेक्शन लड़ा और जीता और संविधान सभा में बैठे, निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कल्याणकारी राज्य का अवधारणा दिया गया है? कल्याणकारी राज्य का अवधारणा किसमें दिया गया? ऑप्शन है दोस्तों, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने भाग में संविधान के? तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं दोस्तों। तो और एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये लिया कहाँ से गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों, इसे आयरलैंड से लिया गया है। और आइंस्टीन ने एक बात कहा था इसी के लिए, इसे कहा गया था राज्य की आत्मा। क्वेश्चन आता है राज्य की आत्मा किसे कहा गया है? राज्य की आत्मा कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, जिसे किसने बोला था? इसे बोला था आइंस्टीन ने बोला था। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में कहा गया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग होगा, और बाद में चल के केशवानंद बनाम केरल जो मामला हुआ था उसमें अधिकांश न्यायालयों ने इसे संविधान का भाग माना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग की जो पद है उसका सृजन किसके तहत हुआ है? ऑप्शन है संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों संविधान द्वारा। जैसा कि आपको पता होगा जो कैग का पद है वो संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 148 में कैग का पद है। ये कैग के पद जो ग्रहण करेगा कौन इसको ग्रहण करवाएगा? तो राष्ट्रपति इसको ग्रहण करवाएंगे दोस्तों। और इसके अधिकतम आयु क्या है? तो 6 वर्ष, जो पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या फिर आपका 65 वर्ष आयु तक, इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो पद कितने में है? आर्टिकल 148 में है। तो 6 माह या 65 वर्ष से पहले उनको रिटायर होना रहता है। और इसको कौन ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है, या राष्ट्रपति इसको हटा भी सकता है, प्रसाद पर्यंत पे होता है ये पद। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था दोस्तों? तो इसका गठन जो हुआ है, इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था दोस्तों। इसका गठन क्यों हुआ था दोस्तों? इसका गठन हुआ था पंचवार्षिक योजना को देखने के लिए कि क्या सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, इसलिए हुआ था इसका गठन। तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसका आंसर होगा। तो आज रहा ये हम लोग का 25 क्वेश्चन का सेट दोस्तों। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन मारेंगे दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बना रहे, इसको सेकंड पार्ट में बनाएंगे दोस्तों, पार्ट 2 में। तो दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।